हेलो एवरीवन। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा मोललता किसे कहते हैं और उस पर आधारित आंकिक प्रश्न एनसीईआरटी वाले थे, कुछ एक्सरसाइज और कुछ इन टेक्स्ट वाले। सॉरी, आज हम पढ़ेंगे बेटा नॉर्मलता के बारे में कि नॉर्मलता किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मलता के बारे में। चलिए, नॉर्मलता, नॉर्मलता किसे कहते हैं बेटा? अगर देखा जाए नॉर्मलता के बारे में, तो मैंने आपसे कहा था कि जो नॉर्मलता होती है, नॉर्मलता का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना बेटा, नॉर्मलता वो बराबर होता है बेटा विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और आयतन किस में रखना होता है हमें? लीटर में। ये फॉर्मूला है बेटा किसका? नॉर्मलता का। क्लियर है बात? अब मैंने आपसे कहा था कि ऊपर वाली चीज तो विलेय की होती है, तो मैंने लिख भी दिया यहाँ पर कि विलेय के ग्राम तुल्यांक है। नीचे वाली चीज किसकी होती है? विलयन की। कैसे भाई? आयतन दिया है ना, तो आयतन किसका होता है? विलयन का, लिखा हुआ है। दूसरी बात मैंने कहा था कि भाई जब हम नीचे वाली चीज की बात करते हैं तो उसे फिक्स करना होता है। कितना? अगर प्रतिशत मात्रा है तो आप 100 ml फिक्स करोगे या फिर 100 ग्राम। राइट भाई, अगर आयतन है तो 100 ml, भार है तो 100 ग्राम। लेकिन अगर बेटा ये हमारा प्रतिशत नहीं है तो फिर हम क्या फिक्स करते हैं? 1000 या फिर 1। अब सुनो, यहां पर हम बात करें, अगर बात करें नीचे वाली क्वांटिटी को, आयतन है ना, तो मैं 1000 ml फिक्स करूंगा। और आप जानते हो 1000 ml किसके बराबर होता है? 1 लीटर के। तो या तो 1000 ml फिक्स कर लो या फिर 1 लीटर फिक्स कर लो। तो डेफिनेशन देखते हैं हम। 1 लीटर, लीटर ले लेते हैं। 1 लीटर किस में बेटा? ये आयतन किसका है? विलयन का। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। राइट। अब बात करते हैं नॉर्मलता का मात्रक क्या होगा। ऊपर क्या बेटा? ग्राम तुल्यांक। नीचे क्या है? आयतन। आयतन मतलब लीटर। तो मात्रक क्या होगा? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। या फिर बस हम क्या लिख देते हैं? कैपिटल एन, क्योंकि इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। क्लियर है बात? इस सांद्रता पर ताप का प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है? तो आपको मैंने बताया था ताप परिवर्तन से आयतन परिवर्तित होता है, और अगर आयतन परिवर्तित होगा तो सांद्रता परिवर्तित होगी। क्योंकि नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक बटे आयतन। आयतन मतलब V। अब आप जानते हो ताप के बदलने से आयतन बदलेगा। ताप के बदलने से क्या होता है? आयतन बढ़ता है। ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, और अगर आयतन बढ़ेगा तो फिर नॉर्मलता क्या हो जाती है बेटा? घट जाती है। तो अगर आयतन बढ़ रहा है तो इसका मतलब सांद्रता बेटा क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, यानी कि नॉर्मलता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं हम, डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे, ध्यान से देखो। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर, सॉरी मोल प्रति लीटर नहीं, इसका मात्रक होगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्या होगा बेटा? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। बताया ना मैंने अभी आपको मात्रक। हाँ, तो इसका मात्रक होगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर तो मोलरता का होता है ना, इसका मात्रक क्या होगा? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नॉर्मलता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने से नॉर्मलता क्या हो जाएगी बेटा? घट जाएगी। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ेगा, और आयतन नॉर्मलता के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर है बात? इसलिए हमारे पास जब आप ताप को बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो फिर नॉर्मलता घट जाएगी। नॉर्मलता का फॉर्मूला है विलेय के ग्राम तुल्यांक, ऊपर वाली चीज तो विलेय क्यों है, बटे विलयन का आयतन। हम इसे लिख सकते हैं बेटा कि विलेय के ग्राम तुल्यांक को तो हम ग्राम तुल्यांक ही लिखेंगे, लेकिन आयतन को हम क्या लिख सकते हैं? V लिख सकते हैं। क्लियर है बात? अब सुनो, ये जो ग्राम तुल्यांक होता है ना, ग्राम तुल्यांक, ये बराबर होता है बेटा, ध्यान से देखना, ये बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार।
विलेय का तुल्यांक की भार, लिख लेना इसको, लिख लेना भाई। विलेय के भार को डिनोट करेंगे हम स्मॉल w से और तुल्यांक की भार को डिनोट करेंगे कैपिटल E से। तो ग्राम तुल्यांक का एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है W अपॉन कैपिटल E। तो मैं जो विलेय के ग्राम तुल्यांक है इसकी जगह में क्या रख सकता हूं, W अपॉन कैपिटल E। तो मैंने रखा विलेय के ग्राम तुल्यांक की जगह W अपॉन कैपिटल E रखा हुआ है, समझ रहे हो। बटे में विलियन का आयतन है, तो ये विलियन का आयतन है, किस में बेटा, लीटर में, तो इसलिए हमने इसको भी मेंशन लीटर में कर रखा है। क्लियर है बात, बहुत अच्छा। चलिए, तो नॉर्मलता बराबर आ गया फॉर्मूला W अपॉन कैपिटल E गुना कैपिटल V, और वो भी किस में, हमारे पास लीटर में, एक फॉर्मूला आ गया। हमने कहा बेटा कि यदि विलियन का आयतन ml में हो, विलियन का आयतन, बहुत बार बात हो रही है, बार बार हम यही पढ़ रहे हैं, यदि विलियन का आयतन किस में हो बेटा, ml में हो, मिलीलीटर में हो, लीटर में नहीं बल्कि मिलीलीटर में हो तो फिर क्या होगा, अगर मिलीलीटर में हुआ तो फिर क्या होगा बेटा, आप इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना। या आप ऐसे भी मान सकते हो कि अब हमने 1000 फिक्स कर लिया, 1000 फिक्स कर लिया तो 1000 से गुना करेंगे, एक फिक्स करा तो 100 गुना करी होगी ऊपर, है ना, इस तरह से कर लोगे। तो अब नॉर्मल तो क्या निकल जाएगी, नॉर्मल था बराबर W अपॉन कैपिटल E गुना कैपिटल V, और V किस में बेटा, ml में, और ऊपर 1000। जहां ये बात लिखनी बहुत जरूरी है, देखो अगर आपसे पूछे कि नॉर्मलता किसे कहते हैं तो डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन के बाद आपको एक फॉर्मूला लिखना है, इनमें से या तो ये वाला लिख लो, या ये वाला लिख लो, या ये वाला लिख लो। अगर आप ये वाला लिख रहे हो तो यहाँ तो हमने मेंशन कर रखा है ये कौन सी चीज क्या है, लेकिन अगर आप ये वाला या ये वाला लिख रहे हो तो बताना पड़ेगा कि W क्या है, E क्या है और V क्या है। ऐसे यहाँ पे भी तो हमने यहाँ मेंशन कर रखा है, स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, किसमें बेटा, ग्राम में। कैपिटल E क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार। कैपिटल V क्या है बेटा, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। अब ये लीटर में भी हो सकता है और ml में भी हो सकता है, ऊपर है तो लीटर में, नीचे है तो ml में। आई होप के बात समझ में आ गई होगी आपको। तो फिर आगे चलते हैं, इसको सही कर लेना, इसको सही कर लेना, एक ग्राम तुल्यांक है बेटा। चले आगे, बहुत अच्छे। अब हम बात करें बेटा, जैसे हमने मोल निकालना सीखा था ऐसे अब हम बात करेंगे तुल्यांकी भार की गणना की। तुल्यांकी भार हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो तुल्यांकी भार होता है बेटा, मैं इधर लिख रहा हूं, जो तुल्यांकी भार होता है जिसे हम कैपिटल E से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल E से, वो बराबर होता है अणुभार। अणुभार तो हमने निकाला है, अणुभार कैसे निकालते हैं, सर परमाणुओं के भार को जोड़ दो, परमाणुओं के भार को जब हम जोड़ेंगे तो उस अणु का क्या निकल के आ जाएगा, अणुभार। तो अणुभार तो हमें पता है, बटे क्षारकता, क्षारकता को हम यहाँ पर n फैक्टर बोलते हैं, इसे n से भी डिनोट कर देते हैं, कोई कोई f से भी डिनोट करता है। तो मैं यहाँ क्षारकता की जगह क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टर, या फिर ओनली क्षारकता भी आप लिख सकते हो। तो तुल्यांकी भार कैपिटल E बराबर होगा अणुभार बटे क्षारकता, क्षारकता मतलब n फैक्टर। तो अब मेरे पास अगर तुल्यांकी भार निकालना है किसी का भी, तो मुझे क्या चाहिए, उसका अणुभार चाहिए और उसकी फैक्टर चाहिए, n फैक्टर चाहिए, क्षारकता चाहिए। तो मैंने लिखा है भाई कि तुल्यांकी भार बराबर होगा अणुभार बटे क्षारकता, क्षारकता क्या दो या फिर ब्रैकेट में लिख दो n फैक्टर, भाई दोनों में से कोई भी बात आप यूज कर सकते हो। तो अब तुल्यांकी भार निकालने के लिए अणुभार बटे क्षारकता चाहिए, अणुभार तो मैं किसी का भी निकाल सकता हूं। अब क्षारकता की बात आ गई कि क्षारकता कैसे फाइंड आउट करें, तो हमने लिखा भी यहाँ पर क्षारकता की गणना। अब हमने क्या लिखा बेटा, क्षारकता की गणना। तो सिंपल वर्डों में, अगर हम सिंपल वर्ड में, वैसे तो बहुत अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें हम, तो कोई अम्ल जितने H+ आयन देता है वह उसकी क्षारीयता या फिर क्षारकता कहलाती है। भाई कोई अम्ल जितने H+ आयन देगा, अगर कोई एसिड है, आप दिख रहा है एसिड क्या देते हैं, अम्ल कौन होते हैं, जो H+ आयन देते हो उन्हें अम्ल बोलते हैं। भाई अम्ल किन्हें कहते हैं, जो H+ आयन देते हो। तो अगर कोई अम्ल है तो वो जितने भी H+ आयन देगा वह उसकी क्या कहलाएगी, क्षारीयता। अम्ल की होती है बेटा क्षारीयता, या फिर हम उसे नॉर्मली बोल सकते हैं उसकी क्षारकता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में देखो बेटा, HCl है, बताओ HCl कितने H+ आयन देगा, साफ साफ दिख रहा है ना, एक H+ आयन देगा, इसलिए इसका फैक्टर कितना होगा बेटा, 1। बताओ HNO3 कितने H+ आयन देगा, भाई यही तो देगा, बस एक ही तो H+ आयन देगा, इसलिए इसका फैक्टर कितना होगा, 1। बताओ H2SO4 कितने H+ आयन देगा, H2SO4 के पास कितने H+ आयन हो सकते हैं, 2, तो भाई इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में।
बताओ ऑक्जेलिक एसिड COOH सिंगल बॉन्ड COOH, इसका नाम है बेटा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड बताओ कितने H प्लस आयन देगा ऑक्जेलिक एसिड? सर एक तो H प्लस यहां से निकलेगा और एक H प्लस यहां से निकलेगा, तो फाइनल कितने H प्लस आयन देगा? 2, इसलिए इसका फैक्टर कितना होगा? 2 हो जाएगा। कोई भी हो HClO4 कितने H प्लस आयन देगा? 1 देगा, इसलिए इसका फैक्टर कितना होगा? 1। तो अगर कोई भी एसिड है तो वो जितने H प्लस आयन देगा वो उसका क्या कहलाएगा बेटा? फैक्टर कहलाएगा, उसकी क्षारीयता या फिर क्षारकता कहलाएगी। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। कोई क्षार जितने OH माइनस, अगर बेटा समझो इस बात को, अगर कोई क्षार है तो क्षार किसे बोलते हैं? जो OH माइनस आयन देता है। तो अगर कोई क्षार जितने OH माइनस आयन देता है वह उसकी अम्लीयता, क्षार की होती है अम्लीयता या क्षारकता कहलाती है, या फिर उसकी क्या कहलाती है बेटा? क्षारकता कहलाती है। तो अगर कोई अम्ल है तो जितने OH माइनस, सॉरी, अगर कोई क्षार है तो जितने OH माइनस आयन देगा वह उसकी क्या कहलाएगी? अम्लीयता या फिर क्षारकता कहलाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी। भाई मान लीजिए आपके पास है NaOH, बताओ कितने OH माइनस देगा? ये साफ साफ दिख रहा है, 1 OH माइनस देगा, इसलिए इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। बताओ अगर मैं बात करूं बेटा KOH की, क्षार है ना, क्योंकि ये क्या देने वाला है? OH माइनस। अब कितने OH माइनस देगा? 1 दिख रहा है, तो इसलिए इसका क्षारकता कितनी होगी बेटा? 1। अगर मैं बात करूं CaOH का होल ट्वाइस, बताओ कितने OH माइनस आयन देगा? ये 2 देगा, नहीं देगा, क्योंकि इसके पास 2 है, इसलिए इसका क्षारकता कितनी होगी बेटा? सॉरी 2, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 2, इसलिए इसकी क्षारकता 2। अगर मैं कहूं आपसे AlOH का होल थ्राइस, कितने बताओ? 3, क्योंकि इसके पास 3 OH माइनस है, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी? 3 हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं C2H5OH, बताओ कितने OH माइनस आयन देगा? तो साफ साफ दिख रहा है आपको, C2H5OH 1 OH है, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी बेटा? 1। तो अगर कोई अम्ल है तो जितने H प्लस आयन देगा वो उसकी क्षारकता होगी, अगर कोई क्षार है तो जितने OH माइनस आयन देगा वो उसकी क्षारीयता होगी। लेकिन अगर बात की जाए लवण की बेटा, इसे नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लेना, यहां पर आ जाते हैं। बात अगर की जाए लवण की, भाई कोई लवण है, जैसे हमारे पास NaCl हो गया, अब ना ये H प्लस देगा, ना ये OH माइनस देगा, ना ये अम्ल है ना ये क्षार है, तो लवण है। तो फिर लवण में हम कैसे बताएंगे किस लवण की क्षारकता कितनी होगी? तो बेटा ध्यान से देखना, जब आप लवण की बात करोगे तो लवण ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि लवण होता है आयनिक नेचर के। लवण कैसे होते हैं बेटा? आयनिक नेचर के, तो वो आयनों में टूट जाते हैं। जैसे NaCl आयनों में टूट जाता है बेटा Na प्लस और Cl माइनस में। तो आपको देखना है जो लवण है वो किन तत्वों से मिलकर बना है। जैसे ये लवण Na से मिलकर बन रहा है और Cl से, तो आपको देखना है इन लवण के ऊपर धनायनों या ऋणायनों की संख्या, या तो धनायनों की संख्या देख लो, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, या फिर नेगेटिव चार्ज देख लो, या फिर ऋणायनों की संख्या देख लो कि कितना ऋणायन है। जैसे Na पे प्लस देखो, बताओ कितना प्लस है? 1 है ना भाई, पॉजिटिव 1 ही तो है। Cl पे कितना नेगेटिव है? 1 है ना, तो या तो पॉजिटिव देख लो या फिर नेगेटिव, इन दोनों में से कोई एक देखना है। तो जो धनायनों या ऋणायनों की संख्या होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? क्षारकता। जैसे NaCl की बताओ क्षारकता कितनी होगी? 1, क्योंकि एक ही धनायन आ रहा है या फिर एक ही ऋणायन आ रहा है। तो इसी चीज को आप देखने के लिए ध्यान से देखो, ऊपर देखो, लवण में उपस्थित तत्वों पर, लवण में उपस्थित तत्वों पर धनायनों या ऋणायनों की संख्या उसकी क्या कहलाती है बेटा? क्षारकता कहलाती है। अगर कोई लवण है तो उसमें जितना धनायन या ऋणायन आ रहा है तत्वों पर, जितना भी धनायन या ऋणायन आ रहा है, वो ऋणायन या धनायनों की संख्या उसकी क्या कहलाएगी? क्षारकता। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो बेटा इसको, जैसे हमारे पास NaCl ही है, तो बताओ NaCl में फैक्टर कितना होगा? NaCl में 1 होगा ना, क्योंकि NaCl को जब आयनों में आप ब्रेक करोगे तो Na पे प्लस आएगा, Cl पे माइनस, क्योंकि Na पे एक प्लस होता है, Cl पे एक माइनस होता है, तो या तो प्लस देख लो या माइनस देख लो। अगर मैं बात करूं MgCl2 के बारे में, तो अब मुझे बताओ फैक्टर कितना होगा? भाई आपको Cl के बारे में पता है कि Cl पे कितना माइनस आता है? वेरी गुड, 1 माइनस आता है कितने Cl? 2। अगर एक Cl पे 1 माइनस आता है तो फिर 2 Cl पे कितना माइनस आएगा? 2, ऑब्वियसली,
तो माइनस पता चल गया, हमें माइनस पता चल गया तो फैक्टर पता चल गया। अब जितना Cl पे माइनस होगा उतना ही Mg पे प्लस होगा। एक Cl पे एक माइनस तो 2 Cl पे 2 माइनस, इसलिए Mg पे कितना प्लस होने वाला है? 2 प्लस होने वाला है, क्योंकि Mg से 2 Cl जुड़े हुए हैं ना बेटा। ध्यान से देखो, 2, एक इस पे माइनस तो इसके कारण इस पे प्लस, इस पे माइनस तो इसके कारण इस पे प्लस, तो Mg पे कितना प्लस आ गया? 2 प्लस आ गया। यानी कि या तो धन आयनों की संख्या देख लो या फिर ऋण आयनों की संख्या देख लो। अब बात करते हैं हम CaCl2 की। CaCl2 की, अब CaCl2 में फैक्टर बताओ कितना होगा? सिंपल भाई, एक Cl पे एक माइनस होता है तो 2 Cl पे 2 माइनस होंगे। अगर 2 Cl पे 2 माइनस तो Ca पे 2 प्लस, तो प्लस भी 2 ही है माइनस भी 2 ही है, इसलिए फैक्टर कितना होने वाला है? 2। अगर आप बात करो AlCl3 की, AlCl3 की, तो फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। आपको पता चल गया होगा, क्योंकि एक Cl पे एक माइनस तो 3 Cl पे 3 माइनस। अगर Cl पे 3 माइनस है तो Al पे 3 ही प्लस होगा। अगर बात करें बेटा Na3PO4 की, Na3PO4 की, तो बताओ कितना फैक्टर होने वाला है? क्योंकि आप साफ देख रहे होंगे एक Na पे एक प्लस होता है, तो फिर 3 Na पे कितना प्लस होगा? 3 प्लस। तो अगर इस Na पे 3 प्लस है तो PO4 पे 3 माइनस होगा, इसलिए इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है बात? बहुत बहुत, तो इसे नोट करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। फैक्टर पता होना बहुत जरूरी है बेटा नॉर्मेलिटी के लिए। चलिए, और इसका यूज यही नहीं आगे भी होगा, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा। इससे आगे चलते हैं हम। नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, मैंने लिख भी रखा है। H3PO4 की जो क्षारकता होती है वो 3 होती है, H3PO3 की क्षारकता 2, और जबकि H3PO2 की क्षारकता 1। अब इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट ज्यादा होता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझने होंगे। इसका नाम है बेटा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, इसका नाम है बेटा फोस्फोरस अम्ल। फोस्फोरस अम्ल, राइट। और इसका नाम है बेटा हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। अब साफ साफ दिख रहा है भाई, अम्ल आ रहा है तो ये एसिड है, एसिड है तो H प्लस देगा। तो अब ये एक बात देखना है कि ऐसे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन आता है उनको हम ऑक्सी अम्ल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ऑक्सी अम्ल, जिनमें ऑक्सीजन आता है। तो ये सारे के सारे कैसे है बेटा? ऑक्सी अम्ल है। और ऑक्सी अम्ल में हमें क्या करना होता है? जो केंद्रीय परमाणु, जैसे यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कौन है? P। यहाँ पर भी केंद्रीय परमाणु P, केंद्रीय मतलब बीच वाला परमाणु P है। तो केंद्रीय परमाणु से ऑक्सी अम्लों में हमें एक ऑक्सीजन को फ्री करना होता है। हमने एक ऑक्सीजन को क्या कर दिया? बिल्कुल फ्री। इस ऑक्सीजन को नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी, ना इससे कोई हाइड्रोजन। आपने संरचना बनाई होगी, लुईस संरचना, लुईस बिंदु सूत्र, तो उसमें हम क्या करते थे? इस P के अराउंड चारों ऑक्सीजन रख दिया करते थे इस तरीके से, और ऑक्सीजन के जस्ट बाद हमें रखने होते थे हाइड्रोजन, इस तरीके से करके रखते थे। क्लियर है? तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करेंगे हम, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। बस आपको इनमें यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए, ऑक्सीजन से हमें ना हाइड्रोजन जोड़ना ना कुछ, अलग रख दिया हमने। बाकी कितने ऑक्सीजन बचे बेटा? 3। 4 थे ना, तो एक को तो फ्री कर दिया, बाकी कितने बचे? 3। अब इन 3 से हम क्या जोड़ सकते हैं? हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, अगर है तो। कितना हाइड्रोजन है? 3। 3 ही हमारे पास हाइड्रोजन है बेटा, और 3 ही हमारे पास ऑक्सीजन है, तो मैं हाइड्रोजन अटैच कर सकता हूं। अब जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेंगे, जितने भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेंगे, वो उतने ही हाइड्रोजन H प्लस के रूप में बाहर आएंगे। यानी कि जो H प्लस के रूप में हाइड्रोजन निकलते हैं वो वाले निकलते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। रीजन क्या है वो पता चल जाएगा आपको, भी फिलहाल इतना ध्यान दो। तो कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं? 3। 1 2 3। तो कितने H प्लस देगा बेटा? 3। चूंकि 3 H प्लस दे रहा है इसलिए इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमने देखा H3PO4 का फैक्टर कितना होता है बेटा? 3 होता है। निकल गया, क्योंकि कितने H प्लस डोनेट करे? इसने 3 H प्लस डोनेट करे। क्या ये भी 3 H प्लस डोनेट करेगा? तो इसे देखते हैं। हमें क्या करना है बेटा? एक O को फ्री करना है, ऑक्सीजन से एक O को क्या करना है? फ्री। अब कितना ऑक्सीजन बचे भाई? 2 बचे ना, तो 1 और 1 2। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 2 ही है क्या? नहीं, हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो इन ऑक्सीजन से आप हाइड्रोजन अटैच करो, 1
दो। क्या एक हाइड्रोजन में ऊपर वाले ऑक्सीजन से अटैच कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि वो तो हमने बिल्कुल क्या कर रखा है, फ्री कर रखा है। तो अब मैं क्या करूं, एक हाइड्रोजन को डायरेक्ट पी से अटैच करूंगा, डायरेक्ट पी से। अब मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं? दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो कितने H प्लस की यहां से निकलेगा, कितना H प्लस? केवल 2 H प्लस। क्लियर है बात? केवल 2 H प्लस। चूंकि यहां से 2 H प्लस बाहर जा रहे हैं, इसलिए इसका फैक्टर कितना होने वाला है बेटा? 2 फैक्टर होगा। इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। समझ रहे? 3 नहीं होगा, 3 फैक्टर इसका 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 3? क्योंकि भाई यहां से केवल 2 ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहां से 2 ही H प्लस बाहर जाएंगे, इसलिए इसका फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। अब यहां जाते हैं बेटा, यहां पर वही एक O को क्या करो आप, फ्री। अब कितना O बचे बेटा? एक ही बचा ना, एक O बचा, राइट। अब इस एक O से हमें क्या अटैच करना है? हाइड्रोजन को अटैच करना है। कर दिया, चलो। बाकी हाइड्रोजन कितने बचे हैं? कितने बचे हैं बोलो? हाँ, 2। तो 2 हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन को डायरेक्ट अटैच करेंगे हम पी से, उससे नहीं अटैच करेंगे। क्लियर है? अब मुझे बताओ यहां पर कितने ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? एक, इसलिए यहां से H प्लस कितना मिलेगा? एक H प्लस। तो फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। तो मैंने लिखवा भी रखा है बेटा कि H3PO4 का फैक्टर 3 होता है, H3PO3 का फैक्टर 2 होता है, H3PO2 का फैक्टर जो है वो 1 होता है। एक और बात याद रखना, आप इसी के लिए है बस ये बात कि भाई आपको अगर फैक्टर बताना हो तो ऑक्सीजन से 1 कम कर दो। यहाँ 4 है, 1 कम करो 3, यहाँ 3 है तो 1 कम करो 2, यहाँ 2 है तो 1 कम करो 1। इसी के लिए, और कहीं अप्लाई नहीं होगी ये बात। आप अप्लाई करने लगो H2SO4 पे कि जी 4 है तो 3 हो जाएगा फैक्टर, नहीं बेटा, यहाँ हाइड्रोजन ही 2 है, तो 2 ही तो ऑक्सीजन से जुड़े होंगे हाइड्रोजन, इसलिए फैक्टर 2 ही रहा होगा। यहाँ खेल चल रहा है बस इसका, तो ये बात ध्यान रखना बेटा, ये इसी के लिए है ज्यादातर। ठीक है, कर लोगे। एक और बात मैं ये बता दूं, अगर ये इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात, अगर बात की जाए अम्लीयता के बारे में कि कौन ज्यादा एसिड है, तो ये एक्सेप्शनल केस में आता है। अम्लीयता ज्यादा होगी H3PO2 की, हालांकि एक H प्लस दे रहा है, लेकिन अम्लीयता ज्यादा होगी इसकी। किससे ज्यादा होगी बेटा? H3PO3 से, और इसकी ज्यादा होगी H3PO4 से। तो यानी कि सबसे ज्यादा एसिड ये वाला है जो एक H प्लस दे रहा है, और सबसे वीक एसिड कौन है? जो 3 H प्लस दे रहा है, वो वीक एसिड है। ये एक्सेप्शनल केस है, समझाएंगे कभी जब पढ़ाएंगे आपको, फिलहाल तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। क्लियर है बात? चले आगे। बहुत अच्छे। तो अब हमने बेटा तुल्यांकी भार की भी बात कर ली कि कैसे आप तुल्यांकी भार निकालोगे, हमने क्षारकता की बात कर ली कि कैसे आप क्षारकता निकाल सकते हो। तो अब हमें चूंकि तुल्यांकी भार का भी पता चल गया, क्षारकता का भी पता चल गया, तो हम किसी की भी क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मलता निकाल सकते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल पे चलते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, कर लिया होगा आपने नोट? बहुत अच्छे। अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है बेटा कि 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को 500 ml विलयन में घोला गया, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। तो सबसे पहले नॉर्मलता का फॉर्मूला लिख लो, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते बेटा हम? नॉर्मलता, जिसे डिनोट किया जाता है कैपिटल N से, वो स्मॉल w बटे E गुना V। आयतन ml में है ना बेटा, तो ml में रख दो, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुना, समीकरण। अब मुझे चाहिए नॉर्मलता निकालने के लिए स्मॉल w। स्मॉल w क्या है? विलेय का भार। E क्या है? विलेय का तुल्यांकी भार। और V क्या है? विलयन का आयतन। तो दिया क्या है उसने, वो देख लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है बेटा? विलेय का भार कितना? 46 ग्राम एथिल अल्कोहल। यहाँ पर एथिल अल्कोहल का भार देखो कितना दिया है, एथिल अल्कोहल का भार स्मॉल w कितना बेटा? 46 ग्राम। अब एथिल अल्कोहल का हमें क्या निकालना है? तुल्यांकी भार। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH का तुल्यांकी भार, जिसे डिनोट हम किससे करेंगे बेटा? कैपिटल E से। अब सुनो, कार्बन के एक परमाणु का भार 12 होता है, क्योंकि आप जानते हो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे क्षारकता के, या फिर N फैक्टर के, जो भी आप लिखना चाहो। क्लियर है? अब बताओ अणुभार कैसे निकालोगे? परमाणुओं के भार को जोड़ के। कार्बन के एक परमाणु का भार 12 × 2, 12 × 2 होगा नहीं भाई, कार्बन है कितने? 2 है ना, तो एक का 12 होता है, तो 2 का कितना होगा? 2 से गुना कर दिया। प्लस हाइड्रोजन का एक का कितना होता है बेटा? 1, और हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 6, 5 और 1 6, प्लस
ऑक्सीजन का कितना होता है 16। क्लियर है बात। अब एन फैक्टर बताओ। एन फैक्टर अगर कोई एसिड है तो H प्लस देखोगे, अगर कोई क्षार है तो OH माइनस देखोगे, लवण है तो चार्ज देखोगे। अभी मुझे बताओ यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि OH माइनस है यहाँ पर एक, अगर एक OH माइनस है तो इसकी क्षारकता कितनी होने वाली है 1 होने वाली है। जोड़ो 12 दूनी 24 प्लस 6 कम 6 और 16 बटे एक तो बटे में सबके रहता है, क्या एक डिवाइड करूं तो 24 और 6 30 और 16 46, यानी कि इसका तुल्यांकी भार ई भी हमारा कितना आ गया बेटा 46। तो स्मॉल डब्ल्यू पता है मुझे, और क्या पता चल गया ई पता चल गया। विलियन का आयतन साफ साफ दे रखा है भैया, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन दे रखा है नहीं दे रखा है। V बराबर कितना 500 ml, 500 ml साफ साफ दे रखा है बेटा 500 ml। तो V दे रखा है, सारी चीज दे रखी है, तो नॉर्मलता निकाल सकता हूं। इसे समीकरण 1 क्या रखी है हमने, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कैपिटल है यानी कि नॉर्मलता बराबर, बताओ बेटा स्मॉल w कितना है 46। वेरी गुड। तुल्यांकी भार भी 46, आयतन 500 गुना 1000, साफ साफ दिख रहा होगा 46 से 46 खत्म, 500 से ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो कितना आगे नॉर्मलता 2n, 500 से 2 बार कट जाएगा ना 1000, तो 2 ही बचा। और मात्रा क्या होगा, या तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या फिर बस नॉर्मली क्या लिख सकते हो कैपिटल N नॉर्मल। समझ में आया न्यूमेरिकल। यार ये इस तरह के न्यूमेरिकल हम पढ़ता रहे, मोलरता में भी पढ़े, मोललता में भी पढ़े, अब नॉर्मलता में पढ़ रहे हैं, तो ये पता चल गया होगा आपको क्या हो रहा है। चले आगे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है और अच्छा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.45 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल जिसका फॉर्मूला है बेटा C2O4H2 को 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का ही मात्रक होता है। तो ये आयतन दे दिया मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया सेंटीमीटर क्यूब ml के बराबर होता है, तो ये आयतन दे दिया बेटा 100 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में घोला गया, प्राप्त विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो, यानी कि नॉर्मलता फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले नॉर्मलता का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं नॉर्मलता, जिसे डिनोट किससे किया जा रहा है बेटा कैपिटल एन से, वो किसके बराबर होता है स्मॉल w बटे ई गुना वी। वी अगर बेटा सेंटीमीटर क्यूब या ml में दे रखा है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा 1000 से गुना, समीकरण 1 मान। अब उसने साफ साफ कहा दिया है स्मॉल w क्या है बेटा, स्मॉल w विलेय का भार, विलेय का भार कितना दिया है 0.45 ग्राम, कम मात्रा वाले को तो विलेय बोलते हैं, दिया है नहीं, क्या है विलेय ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड का हमें क्या निकालना पड़ेगा तुल्यांकी भार, और आयतन कितना दिया बेटा 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो सब दे रखा है, दिया है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का भार जिसे हम डिनोट करें बेटा स्मॉल w से, कितना दिया है 0.45 ग्राम। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है C2O4H2, C2O4 O4H2, यही है ना बेटा, देखो C2O4H2 का तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार को डिनोट किससे करते हैं E से, वेरी गुड, ई से डिनोट कर रहे हैं। और ई का फॉर्मूला क्या होता है अणुभार बटे क्षारकता, तो अणुभार लो और डिवाइड किससे करोगे क्षारकता, क्षारकता को मैं क्या बोलता हूं बेटा एन फैक्टर, तो आप भी एन फैक्टर कह सकते हो। अब अणुभार, अणुभार क्या होता है परमाणुओं के भार को जोड़ दो, कार्बन के एक परमाणु का भार 12 होता है और कार्बन कितने बेटा 2, बता रखा है बार बार पढ़ा भी है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 और ऑक्सीजन कितने हैं 4, गुना 4 करूंगा, प्लस हाइड्रोजन का एक, तो हाइड्रोजन है कितने 2 बटे क्षारकता एन फैक्टर। ऑक्सैलिक एसिड अभी बताया था मैंने, जब कोई एसिड है तो कितने H प्लस देता है भाई, ऑक्सैलिक एसिड है ना, फॉर्मूला क्या होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, बताओ कितने H प्लस आयन देगा, ये 2 H प्लस आयन देगा, इसलिए इसका फैक्टर कितना होगा 2 होगा, होगा या नहीं होगा, तो ये बताया था अभी मैंने पीछे ही, तो इसका फैक्टर होने वाला है 2। यहां लिख भी सकते हो आप ऑक्सैलिक एसिड के लिए, ऑक्सैलिक एसिड के लिए F बराबर 2,
या लिख भी सकते हो। ऑक्जेलिक एसिड के लिए F बराबर कितना आ गया बेटा 2 आ गया। चलिए अब जोड़ देते हैं। 12 दूनी 24, 16 चौक 64 और 2 एकम 2। 64 और 2 बेटा होता है 66, 66 और 4 होता है बेटा 70 और 70 और 20 होता है 90। तो फाइनली हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड का तुल्यांकी भार आया 90/2। 90/2 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 90/2 को क्या लिख सकते हो? बिल्कुल 45, 45। तो ये आ गया E बराबर हमारा 45। आया नहीं आया? बोलो जल्दी से। E बराबर EBA स्मॉल WBR। देखो अब आगे चलते हैं। विलयन का आयतन दिया है ना, विलयन का आयतन V बराबर कितना दिया बेटा? 100 सेंटीमीटर क्यूब कह दो या फिर 100 ml कह दो, बात एक ही है। चलिए सारी वैल्यूज मेरे पास है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान से देखो बेटा। नॉर्मलता कैपिटल N बराबर स्मॉल w कितना है? 0.45। तुल्यांकी भार कितना बेटा? 45, सॉरी 45, 45 क्लियर है। आयतन कितना है? 100 और ऊपर हमें किससे मल्टीप्लाई करने? 1000 से। पॉइंट हटेगा, 2 जीरो नीचे आ जाएगी। इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 45 से 45 खत्म, तो ऊपर 1 बचा और नीचे 10 बचा। और 1/10 को आप क्या लिख सकते हो? 0.1। मात्रा क्या? तो कैपिटल N लगाओगे या फिर क्या लगाओगे बेटा? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। कैलकुलेशन आप देख सकते हो भाई, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो पॉइंट हटा, 2 जीरो नीचे आ गई। अब इन 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो खत्म, 1 जीरो बची ऊपर, 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म। अब यहाँ 10 बच गया, ऊपर 45 और नीचे भी 45, तो 45 से 45 खत्म, ऊपर 1 बचा और नीचे 10 बचा। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 कैपिटल N नॉर्मल था, इसकी नॉर्मल था। क्लियर है बात? बहुत अच्छे, समझ में आ गई होगी बात। आगे चलते हैं। कुछ रिलेशन है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट बेटा। ये रिलेशन तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। रिलेशन क्या है? नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध है। तो नॉर्मलता और मोलरता में जब हम संबंध की बात करते हैं तो क्षारकता बराबर, यानी कि N फैक्टर बराबर होता है बेटा हमारे पास। मैं लिख सकता हूं N फैक्टर, जिसे हम क्षारकता बोल रहे हैं, वो बराबर होता है नॉर्मलता कैपिटल N से और मोलरता को बेटा हम कैपिटल M से। तो ये रिलेशन है नॉर्मलता और मोलरता में कि नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर होता है N फैक्टर के, या फिर N फैक्टर बराबर होता है नॉर्मलता बटे मोलरता के। दूसरे हमारे पास मोलर तथा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध। तो हम जानते हैं मोलरता, जिसे कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, वो होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m गुना कैपिटल V। और कैपिटल V अगर हम रख रहे हैं किसके अंदर बेटा? लीटर में, लीटर में। ग्राम प्रति लीटर है ना, ग्राम प्रति लीटर, ठीक है, लीटर में। तो मैं बोल सकता हूं भाई कि जो S बराबर था वो W/V था या नहीं था? अपॉन V को मैं S बोल सकता हूं, तो M बराबर S अपॉन स्मॉल m। तो S बराबर होगा स्मॉल m गुना कैपिटल M। ये एक संबंध है जहां जहां बेटा S क्या है? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, प्रति लीटर सांद्रता। स्मॉल m क्या है? विलेय का अणुभार, जो भी विलेय होगा उसका अणुभार, विलेय का अणुभार। और कैपिटल M क्या है बेटा? कैपिटल M है मोलरता, मोलरता। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मोलरता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता के बीच क्या संबंध होता है। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता S बराबर होता है स्मॉल m गुना कैपिटल M। स्मॉल m विलेय का अणुभार और कैपिटल M मोलरता। दूसरे हमारे पास रिलेशन नॉर्मलता तथा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध। सिंपल भाई, नॉर्मलता N बराबर स्मॉल w बटे E गुना V लीटर में, अगर लीटर में रखे तो वही W/V को मैं क्या मान सकता हूँ? S, और E की गुना किस में कर दो बेटा? नॉर्मलता में। तो हमारे पास नॉर्मल तथा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में क्या संबंध आ जाएगा? S बराबर E गुना कैपिटल N। F कहां से है? W/V को F बोल रहे हैं ना, W/V को, तो S अपॉन E बचेगा। तो मुझे ऐसे निकालना है तो E को इधर N की गुना भेजना पड़ेगा, तो S बराबर E गुना N। जहां S क्या है? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, E क्या है? तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। E बराबर है बेटा हमारे पास
विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। और n क्या है बेटा, n हमारे पास है नॉर्मलता, n क्या है, नॉर्मलता। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए और ये रिलेशन आप सबको पता हो, क्योंकि इन रिलेशन पे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट? बहुत अच्छा। चलिए पहला क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या कह रहा है वो, 0.3 कैपिटल M H3PO3 विलियन की नॉर्मलता निकालो भाई। 0.3 कैपिटल M H3PO3 विलियन की क्या निकालनी है, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता फाइंड आउट करनी है, और कैपिटल M का मतलब क्या होता है, मोलरता। मोलरता दे रखी है भाई, नॉर्मलता निकालनी है। तो मोलरता और नॉर्मलता में संबंध याद करें कि आप लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं भाई, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि n फैक्टर बराबर होता है नॉर्मलता बटे मोलरता के समीकरण। दिया है मोलरता कितनी दी बेटा, 0.3। n फैक्टर किसके लिए भाई, H3PO3 के लिए। याद है क्या, अभी बताया, H3PO3 का n फैक्टर, एक कम कर दो ऑक्सीजन से, 3 है ना, तो एक कम करो, H3PO3, H3PO4, H3PO2, इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन से एक कम कर दो, इसका n फैक्टर आ जाएगा। H3PO3 में एक कम करो O, तो कितना आएगा, 2। तो इसके लिए H3PO3 का n फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। अब मेरे पास n फैक्टर भी है, मेरे पास मोलरता भी है, तो मैं फाइंड आउट क्या कर सकता हूँ, नॉर्मलता निकाल सकता हूँ। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान से देखो बेटा, समीकरण 1 से n फैक्टर कितना है, 2, नॉर्मलता फाइंड आउट करनी है, मोलरता कितनी है, 0.3। तो नॉर्मलता हमारे पास आएगी 2 गुना 0.3, और जब गुना करोगे तो कितना आएगी, 0.6। नॉर्मलता का मात्रा कैपिटल N ही होता है, या फिर ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ। और ये इसकी गुना में जाएगा ना इधर, तो नॉर्मलता बराबर 2 गुना 0.3, और 0.3 की जब 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 2 3 6, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 0.6 कैपिटल। सेम क्वेश्चन ये वाला भी ऐसे ही है। क्वेश्चन कह रहा है 0.2 कैपिटल H2SO4 विलेन की नॉर्मलता निकालो। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा भैया, नॉर्मलता की बात कर रहा है वो। तो नॉर्मलता की अगर बात कर रहा है तो मोलरता दे रखी है, तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध लिख लो भाई। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा हम, कि जो n फैक्टर होता है वो बराबर होता है नॉर्मलता बटे मोलरता के। इसे क्या कह दो, समीकरण 1। अब दिया क्या है उसने, दिया है क्या, दिया है भाई मोलरता कितनी दी है, 0.2। साथ में अगर आप देखोगे दूसरी चीज, n फैक्टर किसके लिए बेटा, H2SO4 के लिए कितना होगा, 2। किसके लिए, H2SO4 का n फैक्टर भाई कितने H प्लस देगा, H2SO4 2 ही तो H प्लस देगा, सिंपल सी बात है, इसलिए फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। अब मुझे फैक्टर भी पता है, मोलरता भी पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, नॉर्मलता निकाल सकता हूँ। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप समीकरण 1 में रखोगे n फैक्टर 2 है, नॉर्मलता निकालनी है, मोलरता कितनी है बेटा, 0.2। तो नॉर्मलता बराबर 2 गुना 0.2, 2 की 2 में गुना करोगे तो 4, तो 0.4 मात्रक कैपिटल N। क्लियर, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल कर सकते हो, बहुत अच्छे। तो आप इसे नोट करो। हाँ देखो बेटा, ये न्यूमेरिकल आपको खुद से करना है, मैं बस आपको हिंट दूंगा। 0.25 कैपिटल M CaCl2 विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो। भैया यहाँ पर मोलरता दे दी 0.25, मोलरता चाहिए, नॉर्मलता निकालने को n फैक्टर चाहिए। n फैक्टर कितना दे दिया बेटा, यहाँ पर n फैक्टर दे दिया। अगर आप देखो CaCl2 का n फैक्टर कितना होगा, 2, क्योंकि Ca पे भी डाई पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर आप माइनस देखो तो एक Cl पे 1 माइनस, 2 Cl पे 2 माइनस, तो आप फैक्टर देख सकते हो। तो n फैक्टर भी है, कैपिटल M भी है, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.3 कैपिटल M AlOH का होल थ्राइस विलेन की नॉर्मलता ज्ञात करो। भाई मोलरता दे दी 0.3, n फैक्टर कितना होगा AlOH का होल थ्राइस के लिए, कितने OH माइनस देगा, ये 3, इसलिए इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। तो n फैक्टर भी पता है मुझे,
और यहाँ पर हम मोलरता भी पता है, तो फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, नॉर्मलता निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2.15 एसिटिक एसिड विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। भाई मोलरता दे दी 2.15, एसिटिक एसिड कितने H प्लस देगा, 4 नहीं देगा भाई, एक ही तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ये थोड़े ही ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। मैंने कहा था H प्लस के रूप में कौन सा हाइड्रोजन निकलते हैं, जो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, तो यही तो जुड़ रहा है ऑक्सीजन। समझ में आ रही है बात। तो कितना एन फैक्टर होगा बेटा, हाँ 1 होगा भाई, इसका एन फैक्टर कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। एन फैक्टर 1, F बराबर 1। एन फैक्टर बताया, मोलरता बताया, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, नॉर्मलता फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको ये खुद से करना है, ठीक है। आगे चले, बहुत अच्छा, चलिए आगे चले। ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि 0.25 कैपिटल एन ऑक्सैलिक अम्ल विलयन की मोलरता निकालो। यहाँ पर मोलरता फाइंड आउट करनी है, आपके नॉर्मलता दे दी उसने, सिंपल सी बात है। आपके क्या दे दी बेटा उसने, हमें मोलरता दे दी, सॉरी नॉर्मलता दे दी, मोलरता फाइंड आउट करनी है। तो वही रिलेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई हम, कि जो एन फैक्टर होता है वो बराबर होता है नॉर्मलता बटे मोलरता के समीकरण। दिया है नॉर्मलता दे दी उसने कैपिटल एन, कितना दिया बेटा 0.25 कैपिटल एन, ठीक है। अब विलयन किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। तो ऑक्सैलिक एसिड के लिए आपको भी बताया मैंने, जस्ट 10 मिनट पहले ही बताया। ऑक्सैलिक एसिड के लिए अगर हम एन फैक्टर की बात करें तो कितना होगा एन फैक्टर ऑक्सैलिक एसिड का, वेरी गुड 2 होगा। रीजन अभी तो देखा आपने कि भाई ऑक्सैलिक एसिड कितने H प्लस देगा, 2 H प्लस देगा, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। एन फैक्टर होता है नॉर्मलता पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोलरता निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से, वैल्यू पुट करो बेटा, एन फैक्टर कितना है 2 बराबर नॉर्मलता कितनी है 0.25 कैपिटल M। तो कैपिटल M को इधर ले जाओ, तो कैपिटल M बराबर, भाई कैपिटल M इधर जाएगा तो 2 अपॉन में आ जाएगा, क्रॉस ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल M बराबर होगा 0.25 अपॉन 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना है, बिल्कुल कि पॉइंट को भूल जाना है। तो यहाँ बचा 25 पे 2 का पहाड़ा पढ़ना है बेटा, तो 2 ही कम 2, क्लियर, उतार लिया आपने 5। अब कितनी बार चलेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा पॉइंट लगे, उतार लिया 0, 2 पंजे 10, यानी कि कितना है 12.5। लेकिन पॉइंट है कितने डिजिट के बाद था बेटा, 2 डिजिट के बाद। तो इस पॉइंट को 2 डिजिट के बाद इधर खिसका दो, तो फाइनली हमारे पास कितने डिजिट के बाद पॉइंट खिसकाना है, 2, 1 और 1 2। तो फाइनली आंसर कितना आएगा 0.125। मात्रा क्या होगा बेटा, कैपिटल M। मात्रा क्या होने वाला है, कैपिटल M। समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छा। चलिए तो आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि 0.2 कैपिटल M H2SO4 विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता ज्ञात करो। आपके नॉर्मलता निकालनी, आपके निकालनी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। और जब बात की जा रही है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता की, तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए मोलरता और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में। तो चूंकि हम जानते हैं, लिखवाया था ना मैंने, हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता जिसे डिनोट करें हम कैपिटल एस से, वो बराबर होता है स्मॉल m गुना कैपिटल M। इसे समीकरण 1 क्या कह दो, समीकरण 1। अब उसने दिया है वैल्यू, मोलरता दी है बेटा, दिए नहीं दिए, तो दिया है कैपिटल M कितना दिया बेटा 0.2 और किसका दिया H2SO4 का, तो H2SO4 का अनुभार निकालना पड़ेगा, M निकालना पड़ेगा। तो H2SO4 का अणुभार स्मॉल m, भाई हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 और कितना है ऑक्सीजन 4, तो 16 को 4 से गुना करोगे तो 2 ही कम 2 32 प्लस 16 चौक 64 और 2 66 होगा नहीं होगा,
66 और 32, 66 और 2 68 होता है ना, 68 और 30 98, तो फाइनल कितना आएगा बेटा 98। तो अणुभार भी है, मोलरता भी है, तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब मैं लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान से देखो बेटा, समीकरण 1 से कैपिटल एस बराबर अणुभार है 98 इंटू मोलरता 0.2। तो आपको क्या करना है, फिर से पॉइंट भूल जाना है, 2 की गुना करनी है 98 में, तो 2 की गुना करो, 8 दूनी 16 का 6 का सिल्को 1, 9 दूनी 18 और 1 19। अब मुझे बताओ पॉइंट कितने डिजिट के बाद था, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पे, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 19.6। मात्रा क्या आने वाला है बेटा, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बताइए हमें और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।